Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and the topic that we'll be freshly starting with is statistics. We'll discuss the concepts along with few questions. क्योंकि ये टॉपिक 9th ग्रेड का है तो 8th में जो जो हमने कवर कर लिया है वो हम लोग एक बार रिकैपिलेट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ज्यादा सेशंस होते हैं जो मेरा पैटर्न रहा है हर बार से कि मैं आपको एक ही सेशन में सारे टॉपिक्स नहीं दे देता हूँ। टर्न बाय टर्न करेंगे और क्वेश्चन वाइज करेंगे जिससे आपको ये फील आए कि हाँ चीजें चल कैसे रही हैं। तो लेट अस गेट दिस स्टार्टेड राइट। हम इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड बार ग्राफ और हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैसे होते हैं। पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की कि डेटा क्या होता है। देखो, चलो इसको थोड़ा सा एक बैक कर लेता हूं मैं। हम जब भी बात करते हैं डेटा साइंस की, आज की डेट में हम लोग डेटा साइंस की ज्यादा बात करते हैं कि डेटा साइंस क्या चीज है, तो मतलब ज्यादा इसका स्कोप है, एआई का ज्यादा स्कोप है, एआई मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं। तो एक्सेल की बात करी हमने, फिर हमने एडवांस एक्सेल बच्चों को सिखाया, किसी को कोई पावर बीआई टेबुलर की बात कर रहा है कि हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे इस चीज को। तो डेटा की बहुत वैल्यू है। कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं, डेटा माइनिंग की तरह से समझते हैं। आईआईटी के अंदर एप्लीकेशंस आते हैं 14-15 लाख, ठीक है। सीट्स है 15,000। अपन अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं, 15,000 सीट पे 15 लाख एप्लीकेशंस हैं। तो सिर्फ 15,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ। बाकी का जो डेटा है, अगर वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मिल जाता है, और क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो फीस लेंगे, आईआईटी तो सेंट्रली फंडेड है, ठीक है, वो भी लेती हैं फीस, लेकिन फीस जो है ज्यादातर जो रिवेन्यू मॉडल के लिए यूज होती है। जैसे आपको बीटेक जो है वो कोई मान लो कोई 15 लाख में करा रहा है, कोई 20 लाख में करा रहा है, कोई 8 लाख में करा रहा है। बीटेक की फीस ऐसी होती है, जब पहले एक सेमेस्टर में 30,000 होती थी, अब एक सेमेस्टर की 60,000 रुपये फी है। तो डबल हो गई है फी, महंगाई बढ़ रही है। तो प्राइवेट प्लेयर के लिए तो विन विन सिचुएशन है कि हमारे पास में तो फी आएगी, तो अगर उनको वो डेटा मिल जाए किसी भी तरह से तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज आपने एक और ऑब्जर्व करी होगी कि बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं आपके पेरेंट्स को या आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनको, कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये लोन अप्रूव हो गया, वो लोन अप्रूव हो गया, आप ये चीज के लिए ऐसे अप्लाई कर दो। तो वो कहाँ से मतलब कॉल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके डेटा को यूज कर रहे हैं। तो डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा नंबर क्या है, मेरा अकाउंट नंबर कहाँ पे है, एक्सिस में है, तो मान लो आईसीआईसीआई मुझे बोलेगा कि हमारे यहाँ पे भी अकाउंट खोल लो, तो उनको एक डेटा मिल जाता है। तो इट इज कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, राइट। लेकिन डेटा में दो तरह के जो होते हैं, आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह के हैं डेटा के, प्राइमरी और सेकेंडरी। डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर अ डेफिनेट प्लान इज नोन एज प्राइमरी डेटा। मान लो मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरा काम यही है कि मार्केट के अंदर किस व्यक्ति का अकाउंट, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका अकाउंट क्या है, कहाँ पे वो मतलब कमाता था पहले, या अभी अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो किस कैटेगरी का कर रहा है। मैंने ये डेटा कलेक्ट किया तो मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ बैंक के अंदर ही वो डेटा को यूज करना है। लेकिन एक कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जो कलेक्ट अलग होते हैं लेकिन उसको यूज कर सकते हैं किसी और चीज के लिए। जैसे कि बैंक का डेटा मैंने कलेक्ट किया, लेकिन बैंक के डेटा पे एआई और एमएल के मॉडल जो है उस पे हम यूज कर सकते हैं। केगल के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा कि ये मेरा बैंक का रिसर्च का डेटा है। अगर आप इससे कुछ और नई चीज निकाल सकते हो, आप कोई सीआरएम सिस्टम ऐसा नया लेके आ सकते हो, कोई पैटर्न डिजाइन कर सकते हो, तो मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब मानूंगा खुद को कि मैंने ये डेटा को कंट्रीब्यूट किया है आपको। तो वो डेटा को यूज करेंगे। वो सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी जो खुद ही इन्वेस्टिगेटर ही कलेक्ट कर रहा है डेफिनेट पर्पस से, और सेकेंडरी मतलब उसका कोई कोई भी यूज कर सकता है, पर्पस कहीं से भी कलेक्ट हो। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कंडेंस करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। क्योंकि डेटा मैंने बहुत अच्छा कलेक्ट कर लिया कि मेरा नाम प्रणय है, मेरे पास मेरी एज ये है, मैंने ये डिग्रियां ली है, ठीक है, मैंने इधर इधर काम किया, डेटा ठीक है। लेकिन मेरा डेटा इंपॉर्टेंट अगर मैं सिर्फ बैंक के हिसाब से मानूं तो बैंक तो ये देखेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ का कर रखा है और कौन सा मेरा जो अकाउंट है वो मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे वो सेविंग्स का हो या अगर मेरे पास कोई करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी मेरा किस बैंक के अंदर है। तो बैंक तो उसी में इंटरेस्टेड है, बैंक बाकी सारे डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। मेरे पेरेंट्स का अकाउंट कहाँ पे है, मेरी वाइफ का अकाउंट कहाँ है, मेरे बच्चों का अकाउंट कहाँ है, पेरेंट बैंक जो है वो उसमें इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो वो टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी देयर सेलिएंट फीचर्स। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डेटा का प्रेजेंटेशन। तो रो कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, सीरियल या अल्फाबेटिकल, असेंडिंग डिसेंडिंग, हम लोग किसी भी पैटर्न से उसको अरेंज कर सकते हैं। रॉ डेटा व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन एरे। एरे क्या होता है, आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा।
जैसे कि मेरे पास मैंने सिर्फ, अगर मान लो मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो आईएनटी इंटीजर कैटेगरी का है। अगर मेरे को इसके अंदर ही 5 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने 5 वैल्यू स्टोर ऐसे करवा दी। तो ये कहलाता है एक एरे, मतलब एक ही तरह का अरेंजमेंट हो गया ये। ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन टू व्हाट वी हैव कवर्ड। अब जैसे ये है एग्जाम्पल, हमने देखा 20 फैमिली का, कि किस में कितने बच्चे हैं। ये डेटा अभी मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन मैंने इसको अगर थोड़ा सा जमा दिया टेबुलर फॉर्म में, कि फर्स्ट रो के अंदर तो मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन रखूंगा, सेकंड के अंदर टैली मार्क्स रखूंगा, कि एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं तो 2 टैली मार्क आ गया, 3 हो गया तो 3 आ गया, परिवार तो एक ही है ना। ठीक है। फिर उनको मैं फाइनल ऑब्जर्वेशन के शीट की तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने जैसे फर्स्ट देखा कि एक बच्चे कितने हैं एक परिवार के अंदर, तो मेरे पास 5 आई ऐसी फ्रीक्वेंसी कि 5 घरों में एक एक बच्चा ही है। 2 बच्चे जो हैं वो कितने, 6 घर के अंदर है, तो यहाँ पे एक डेटा मिस हो रहा है ब्लैंक के अंदर। तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, 6। क्योंकि हम लोग टेली मार्क्स में ऐसे डंडियां बनाते हैं, और फिफ्थ जो होता है वो अक्रॉस होता है। चाहो तो आप फिफ्थ ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या पर्पज सिद्ध होगा। अगर मेरे को मान लो 10 लिखना है तो मैंने 10 ऐसे लिखा, तो आपको हर बार ये काउंट करने पड़ेंगे कितनी लकड़ियां हैं। ठीक है। लेकिन अगर 5 करने के बाद में मैंने अक्रॉस कर दिया तो 10 लिखना मेरे लिए कितना आसान होगा। देखो ये 2 अक्रॉस देखती है, आप इसको 10 बोल दोगे। ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिफ्थ के बाद में अक्रॉस लगा देते हैं। राइट। ये हमने लोअर ग्रेड में पढ़ रखा है। बार ग्राफ हमें पता है कि बार अलग अलग हाइट के होते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं। ठीक है। वो हमें एक रिप्रेजेंटेशन बहुत इजीली दे देते हैं। डबल बार ग्राफ हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, हम लोग सिंगल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होता है, पहले एक बार को देखो फिर दूसरे को देखो फिर एक को देखो फिर दूसरे को देखो, इससे अच्छा हमने क्या किया, दोनों को एक ही जगह रख दिया। अब कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 30 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन प्रीवियस वीक। द रिजल्ट वाज फाउंड एज फॉलोज, ये ऐसा कुछ आया। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेटा फॉर दिस डेटा एंड टेक क्लास विथ 5 एंड वन ऑफ द क्लास एज 5 to 10 रेंज। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच द टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन 15 आवर्स अ वीक। तो पहले तो इस रिप्रेजेंटेशन को इस फॉर्मेट में लेके आओ। ठीक है। अब 13 कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, देखो इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू। ये तो हो गया 10, 1 2 3, दिस इज 13। ये हो गया 10 और ये 11 हो गया। तो ये 13 आपको दे रहा है, तो आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। द width of each of the 5 continuous class frequency distribution is 5. The upper class limit of the upper class is 60. ठीक है। तो इससे पहले क्या होगा, 55 होगा। 55 से ये कितना होगा, 50 होगा। 50 से कितना होगा, 45 होगा। 45 से कितना होगा, 40 होगा। द लोवेस्ट क्लास की लिमिट क्या होगी, वो पूछ रहा चाह रहा है। तो ये होगा 35। 1 2 3 4 5, 35 हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आई एम ओके विद दिस। ठीक है। द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ बास्केटबॉल टीम इन सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज, फाइंड द रेंज। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हम लोग गन लेते हैं ना, गन गन में बोलते हैं ना रेंज कितनी है इस गन की। ठीक है। या ड्रोन है तो ड्रोन की रेंज कितनी है, कहाँ तक उसका नेटवर्क पकड़े में आ जाएगा। तो वो रेंज होता है। हाईएस्ट क्या है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखो 25। लोवेस्ट क्या है, मेरे ख्याल से 7 है लोवेस्ट। ठीक है ना, 25 7। ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, 18, सॉरी 19। डू वी हैव 18 हियर, 25 से बड़ा भी कुछ है नहीं। 25 - 7 कितना आएगा ये, 5, और ये यहाँ पे 18 होना चाहिए। सॉरी, मिनिमम वैल्यू इज नॉट 7, इट इज 5। आई डिड नॉट नोटिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। लोवेस्ट इज दिस नॉट 7। 25 - 5 इज 20। ठीक है। आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, एक भी चीज गलत हुई पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, देखो बार ग्राफ में तो हमारे पास में बीच में गैप होता था, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, वो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम में, क्योंकि वो पैक्ड होता है, इसमें गैप नहीं होते। जबकि गैप आपके बार ग्राफ के अंदर आपको दिख जाएंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर विद इक्वल क्लास इंटरवल्स। कंटिन्यूस होता है, हम लोग ये जो रूल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रूल सब ऐसे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें बनाना है।
तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकली। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिव्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी ड्रॉन इन टू वेज, या तो हिस्टोग्राम से या विदाउट हिस्टोग्राम से। तो हम लोग देखते हैं अब, अगर हिस्टोग्राम है देन ईच रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विथ बेस एस। बताओ बेस क्या होगा उसका, ऑब्वियसली क्लास इंटरवल रहेगा, ठीक है। बेस क्या होगा अगर हिस्टोग्राम है, तो क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एस इंटरवल्स, ठीक। चलो, तो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।